बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम अल शिफा कॉलेज मुल्तान। देखो बेटा, आप लोगों की सहूलत के लिए आपको सबसे पहले जो है ना वो हम 5 ईयर लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, मतलब 5 ईयर पेपर सॉल्व करके दे रहे हैं। 2022 का जो पेपर है ना वो तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा है। उससे पहले पेपर हुआ था 2020 का, तो ये 2020 का पेपर जो है वो मैं अब सॉल्व करने लगा हूँ। देखें, हमारा पहला एमसीक्यूज है विच ग्लैंड एक्सक्रीट ऑयल। आपको पता है ये जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन, हमारी स्किन में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं। एक होते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड वो होते हैं जो स्वेट यानी पसीना पैदा करते हैं, और दूसरा ग्लैंड होता है उसको कहते हैं सबीशियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सबीशियस ग्लैंड। सबीशियस ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है? वो ग्लैंड जो सीबम पैदा करेगा। सीबम आम जबान में आप यूं बोले कि हमारी स्किन के ऊपर जो चिकनाई होती है ना उसको कहते हैं सीबम। वो सबीशियस ग्लैंड पैदा करता है, वो यहां हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये ऑयल पैदा करता है जो कि लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेट का मतलब चिकनाई लगाना हमारे जिस्म के ऊपर। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस सवाल का जवाब बेसिकली है सबीशियस ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी होता है बेटा। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये जो है वो हमारे गले में बिल्कुल यहाँ पर लगा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी हैंडल करता है और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है। जबकि जो अड्रीनल ग्लैंड होता है ना, अड्रीनल ग्लैंड वो हमारे यहाँ गुर्दों के ऊपर पाया जाता है। दिस विल बी अ अड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे गुर्दों पर पाया जाता है। इसी तरह एक और नाम वहाँ पे मेंशन है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं ना बेटा, ये पैनक्रियास के अंदर पाया जाता है, जो इंसुलिन पैदा करता है, ग्लूकागॉन पैदा करता है। ठीक है ना, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। जो बाकी एग्जांपल है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यूज यही आएगा, बाकियों से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो इसलिए पूरी डिटेल से आपको बता रहा हूँ। देन दूसरा एमसीक्यूज है बेटा, द नंबर ऑफ द टाइम ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट। वो कह रहा है कि 1 मिनट में जो आपका दिल धड़कता है जितनी दफ़ा, उसको क्या कहते हैं? बेसिकली इसको कहा जाता है हार्ट रेट। हार्ट रेट इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको क्या कहेंगे हम? हार्ट रेट कहते हैं। हार्ट रेट का ही दूसरा नाम होता है पल्स रेट। ठीक है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा पल्स रेट। पायरेक्सिया बोलते हैं फीवर को। पायरेक्सिया किसको बोलते हैं? फीवर को। रेस्पिरेटरी रेट यानी 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा सांस लेते हो। एम्पटिंग रेट क्या होता है? एम्पटिंग रेट होता है जैसे स्टमक का खाली होना, ठीक है ना, इसी तरीके से आपका हार्ट का खाली होना, मतलब हार्ट ब्लड से फिल करता है फिर एम्पटी हो जाता है, या मैदा खाने से भरता है फिर मैदे से खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो इसको कहते हैं एम्पटिंग रेट। ठीक है ना, बहरहाल सवाल था कि 1 मिनट में आपका हार्ट बीट जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हार्ट रेट कहते हैं या उसको पल्स रेट कहा जाता है। देन नेक्स्ट, नॉर्मल लेवल ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखो बेटे, आपका ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, जिसको आप बीपी लिखते हो, ये 2 तरह का होता है। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायास्टोलिक। सिस्टोलिक और डायास्टोलिक में क्या फ़र्क होता है? सिस्टोलिक और डायास्टोलिक, सिस्टोलिक का लफ्जी मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, और डायास्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी जब आपके पट्टे और आपके मसल्स रिलैक्स करें तो उस वक्त आपका डायास्टोलिक होगा। जब आपका मसल, जब आपकी बॉडी के मसल्स या आपके हार्ट के मसल या आपके खून की नाली के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिस वक्त आपके मसल रिलैक्स करते हैं उस वक्त प्रेशर कम होता है, लेस लिख सकते हो आप। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक होता है उसकी वैल्यू बेटा, एक सिस्टोलिक जो होता है ना उसकी नॉर्मल की वैल्यू 110 से लेके 120
मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, जबकि जो डायस्टोलिक होता है उसकी होती है 75 टू 85। ये 5-10 ऊपर नीचे भी हो सकता है एज के हिसाब से। तो बहरहाल सिस्टोलिक पूछा है, इसको हम ऊपर वाला प्रेशर भी बोलते हैं, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 120। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन स्किन। देखो बेटा, ये जो ह्यूमन स्किन होती है ना, ह्यूमन स्किन, ये विटामिन डी पैदा करती है स्किन के अंदर ना, सॉरी, ये स्किन में होते हैं एडिपोज टिश्यूज। हमारी जिल्द के नीचे जो चिकनाई की लेयर है ना, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, कौन सी सनलाइट पड़ती है, तो ये बदल जाती है विटामिन डी के अंदर, जो कि आपके ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक हो गया, आई होप आप याद रखोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। बेटा, हमारे पूरी बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ना, वो लीवर होता है, जबकि स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है, एमसीक्यूज आ सकता है, लार्जेस्ट तो लीवर हो गया ना, स्मॉलेस्ट जो होता है वो पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि आपके दिमाग में पाया जाता है। ठीक है ना, आपका सोना उठना, आपकी जिल्द का कलर, इसको कंट्रोल करने में इसका किरदार है। जबकि सबसे छोटा पीनियल है, सबसे बड़ा लीवर होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। बेटा, ये बड़ा सिंपल सा है, हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो 7.4 होती है। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द अल्फा सेल। देखें, ये जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज, इसके दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल, बीटा सेल इंसुलिन पैदा करता है और अल्फा सेल ग्लूकागॉन पैदा करता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करते हैं, लिखो ना, ब्लड शुगर डिक्रीज, डिक्रीज यानी कम होना। ठीक है ना, तो ये खून में शुगर कम करती है, जबकि ग्लूकागॉन आपके खून में शुगर को बढ़ाते। ठीक है ना, तो अल्फा सेल पूछा है तो आएगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल पूछता तो आता इंसुलिन। तो बहरहाल अब आंसर बन जाएगा ये वाला। क्लियर फ्लूइड ऑफ सेल वेयर ऑल ऑर्गेनेलीज आर। देखो, ये जो लिक्विड होता है ना सेल का, लिक्विड, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक खाली लिक्विड और बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये गोल्जी ऑपरेटस वगैरह। मतलब अगर सिर्फ लिक्विड लें, ओनली लिक्विड, सॉरी ओनली लिक्विड लें और कुछ भी ना हो तो उसको कहते हैं साइटोसोल। लेकिन लिक्विड के साथ ऑर्गेनेलीज भी ऐड हो जाए तो इट विल बी अ साइटोप्लाज्म। तो उसने सिर्फ क्लियर फ्लूइड का नाम लिया, मैंने तो कहा है सिर्फ फ्लूइड, तो सिर्फ फ्लूइड तो आएगा साइटोसोल। आगे चलेंगे। इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो बेटा इस बीमारी का नाम होता है हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया कहा जाता है इसको। जबकि हाइपर कैलीमिया क्या होता है, ब्लड में पोटाशियम का लेवल का बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, ल्यूकीमिया, ये वाइट ब्लड कैंसर को बोलते हैं। हाइपर कैलिसीमिया क्या होता है, हाइपो का लफ्जी मतलब होता है कम होना, हाइपर का लफ्जी मतलब होता है ज्यादा होना। हाइपोकैलिसीमिया का मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम का कम होना। ठीक है ना, तो क्योंकि किसी भी तरीके से कुछ और भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो समझाने का मतलब यही है। तो आंसर बनेगा बीटा। देखो, ये वाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं ल्यूकीमिया के केस में। ये अहमद कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस, बेटा ये मुजफ्फरगढ़ में हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब, ऑपरेशन थिएटर, डिस्पेंसर के हवाले से कॉलेज है। मुजफ्फरगढ़ के जो स्टूडेंट हैं वो वहां से रब्ता कर सकते हैं। विच ग्लैंड्स एक्सक्रीट ऑयल टू लुब्रिकेट, ये पहले आ गया। 3 एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, मैं इनको स्किप करता हूं। 13 है, ये भी सॉरी रिपीट हुआ हुआ। सैक लाइक फंजाई। देखो बेटा, सैक लाइक फंजाई ना, सैक बोलते हैं शीट की तरह, ये एस्कोमाइसीड्स का दूसरा नाम है। ठीक है, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहा जाता है। ठीक है, डिट्रोमाइकोटा को कहा जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, इसको जाइगोमाइसिटीज भी कहा जाता है। तो आंसर बनेगा बहरहाल सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं।
किलिंग और रिमूविंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार दो या हटा दो। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? बेसिकली इस मैकेनिज्म को स्टरलाइजेशन कहा जाता है, कि आप इसको हीट के जरिए भी ख़त्म कर सकते हैं, रेडिएशंस की मदद से भी ख़त्म कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। फर्मेंटेशन क्या होती है? देखो ये समझ रहे हैं ये क्या होती है। बेसिकली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है। मसलन कैसे? मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन के बगैर जो रेस्पिरेशन होती है, उसी का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। मसलन इसके अंदर पायरुविक एसिड जो होता है, ये अगर जो है ना, इसी से एथानॉल बनता है, मशरूबात बनते हैं, ऐसा यीस्ट में होता है, शायद आपको याद आ जाए इस तरह। इसी तरीके से अगर ये ह्यूमन में है तो ये बनता है लैक्टिक एसिड। तो ये दो तरह की फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेसिकली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है। सोलबिलाइजेशन होता है किसी चीज का हल होना, स्टेबलाइजेशन होता है किसी चीज का अपनी मौजूदा हालत में बरकरार रहना। आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, देखो बेटे स्टेनिंग ना कलर देने को कहते हैं, कलर प्रोड्यूस करना। अब बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया वो स्टेनिंग के लिहाज से दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों की कंपोजिशन का होता है फर्क। आप नोट करो, देखो ये वाली लेयर जो है ये थिन है, किसमें? ग्राम नेगेटिव में। ये पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में कहा जा रहा है, जबकि यही लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिक है। तो फर्क तो आएगा। ग्राम नेगेटिव में फैट ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, 11 to 12% होते हैं, शायद आपने पढ़ो, और इसके अंदर 1 से 4% फैट होते हैं। तो दोनों की कंपोजिशन में फर्क होता है, इसलिए दोनों डिफरेंट कलर पैदा करते हैं। जब आप इनका कलर दोगे ना, देखो इसमें क्या होता है, देखो आप क्रिस्टल वायलेट कलर यूज करते हो एज अ प्राइमरी डाई, यानी पहले कलर के तौर पर। फिर आप आयोडीन यूज करते हो उसको फिक्स करने के लिए। फिर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो उसको वॉश करने के लिए। सेफ्रानिन आप इस्तेमाल करते हो सेकेंडरी डाई के तौर पर। इसका कलर होता है पिंक। ये कलर सिर्फ ग्राम नेगेटिव देगा, जबकि क्रिस्टल वायलेट का होता है पर्पल, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव देगा। यानी आपने ये कलर लगाए सारे और माइक्रोस्कोप में देखा, अगर पर्पल कलर आया तो ग्राम पॉजिटिव, पिंक कलर आया तो ग्राम नेगेटिव। तो इस लिहाज से ग्राम स्टेनिंग, नेगेटिव बैक्टीरिया लिखा तो पिंक। पिंक कलर बेसिकली होता है सेफ्रानिन कलर स्टेन का। तो जो ये देगा ग्राम नेगेटिव, इसका कलर देता है, ठीक है ना। क्रिस्टल वायलेट का कलर होता है पर्पल, और ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसका कलर पैदा करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उम्मीद आप याद रखोगे। फिर है 17 पॉइजन, मीनिंग पॉइजन। असल में ये जो वायरस है ना, वायरस, ये लफ्ज निकला है विनोम से, जिसका लफ्जी मतलब होता है जहर यानी पॉइजन। तो ये वायरस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। वायरस दो तरह के होते हैं। इस तरह का जो वायरस होता है ना, इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया खाने वाला वायरस है। बेसिकली ये वायरस का ही नाम है, बैक्टीरिया खाने वाला वायरस, बैक्टीरिया पे हमला करने वाला वायरस। एक वायरस ऐसा होता है जैसे ये कोरोना वायरस है। HIV जो एड्स होता है ना, वो भी इसी तरह का होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस इस तरह का होता है, बैक्टीरिया के अलावा अटैक करने वाला मोस्टली वायरस इस तरह का होता है। इसमें इन्वेलप होती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये इन्वेलप दिखाई दे रही है। ये यहाँ कोई इन्वेलप नहीं होती, यहाँ कैप्सिड होता है, यहाँ पर कॉलर होता है, शीट होती है, बेस प्लेट होती है ऐसे, और फिर ये स्पाइक्स होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बुनियादी बता रहा हूँ ताकि कुछ कुछ बातें रिवाइज हो जाए। सेल वॉल ऑफ द फंजाई बड़ा मशहूर है कि इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज जो है ना, वो प्लांट्स की, और एल्गी की जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। स्टार्च की किसी की भी नहीं बनी होती, एल्गी तो वैसे लिख दिया। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इसको जी काइटिन बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में आ जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है। तो बेटा बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की या म्यूरिन की, ठीक है। उम्मीद है याद रखोगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिजाइड इन द ह्यूमन बॉडी विदाउट काजिंग एनी डिजीज। कि कोई देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, फायदेमंद बैक्टीरिया।
तो उनको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। पैथोजेनिक बीमारी पैदा करने वाले, कार्सिनोजेनिक कैंसर पैदा करने वाले, वीरुलेंट कोई भी बॉडी में मसला पैदा करने वाले, वो वीरुलेंट कहलाएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग टूवर्ड द सेल बॉडी। देखो बेटा, न्यूरॉन के पास ना 3 हिस्से हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। डेंड्राइट का काम है कि वो सेल बॉडी तक मैसेज लेकर आती है, और सेल बॉडी से एक्सॉन का काम होता है मैसेज लेके जाना अफेक्टर्स तक। तो ये पहले डेंड्राइट आएगा, डेंड्राइट मैसेज देता है सेल बॉडी को, सेल बॉडी मैसेज देती है एक्सॉन को। डेंड्राइट किससे? रिसेप्टर से मैसेज लेता है, और एक्सॉन आगे मैसेज देगा बेटे अफेक्टर्स को, अफेक्टर्स रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह मैसेज चलता है। डेंड्राइट ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कि मैसेज को सेल बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। ये सारा एक्सॉन है, ये मैसेज ऐसे इसके ऊपर चलता है, नर्व इम्पल्स। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कौन कंडक्टिंग टूवर्ड सेल बॉडी, टूवर्ड सेल बॉडी आएगा डेंड्राइट। ये होता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जाना, वो होता है एक्सॉन का काम। सेल बॉडी की तरफ लेके आना वो होता है डेंड्राइट का काम। तो इसका आंसर यही बनना चाहिए, बीटा। इमल्सिफिकेशन क्या होती है? इमल्सिफिकेशन होती है 2-3 तरीके से। देखो, एक तो होता है कि फैट का बड़ा मालिक्यूल है, इसको तोड़ दो, मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे में बना दो, तो ये भी इमल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। और ये हमेशा चिकनाई की होती है। दूसरी इमल्सिफिकेशन ये होती है कि ये बाइल साल्ट की मदद से, बाइल साल्ट की मदद से, ठीक है, और फास्फोलिपिड्स की मदद से इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग लेयर चढ़ा दी जाए ताकि ये वाटर सोलुबल बन जाए, फैट सोलुबल से वाटर सोलुबल बन जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब इसको फैट से, चिकनाई से पानी में हल करने वाली हालत में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये जो लाइपेज है ना, ये सिर्फ वाटर सोलुबल पे काम करेगा। लाइपेज इस पे काम करना शुरू कर दे, इसलिए जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो फैट को वाटर सोलुबल चीज में बदलते हैं ताकि ये लाइपेज काम करे और फिर इसको फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स के अंदर ब्रेक कर दे। ये प्रोसेस सिंपल आम जबान में आप जान लें कि लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, और ये बाइल साल्ट का काम होता है। और ये इमल्सिफिकेशन सिर्फ चिकनाई की होती है, बाकी किसी चीज की नहीं होती, फैट की। आंसर बनेगा बीटा। एबनॉर्मल हार्ट बाउंड्स, ये बाउंड्स नहीं साउंड होगा। जो एबनॉर्मल साउंड होती है ना बेटा, उसको मरमर बोलते हैं, मरमर्स। लब और डब ये नॉर्मल साउंड्स होती हैं। पहली साउंड होती है लब और दूसरी साउंड होती है डब, लब डब, तो ये आती है। डायस्टोलिक बेटा जो है वो लोअर ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं इसमें, जैसे कि यहां पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राइबोसोम्स। ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दानों की शक्ल में होते हैं। दिस विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये पेरोक्सिसोम है, ये गोल्जी ऑपरेटस है, ये ऑर्गेनेलीज हैं। तो वो कह रहा है कि ग्रैन्यूल की शक्ल में, यानी छोटे दानों की शक्ल में कौन सी ऑर्गेनेली होती है? वो बेसिकली राइबोसोम होती है। विच वन ऑफ द अदर नेम ऑफ हॉर्नी लेयर? देखो, स्किन की बहुत सारी लेयर होती है। ये वाली जो लेयर होती है ना, पहली सबसे ऊपर वाली, ये कहलाती है हॉर्नी लेयर, यानी कांटेदार बाल होते हैं ना इधर। तो बाकी नीचे वाली ग्रैनुलर लेयर होती है, इसको पिकल लेयर बोलते हैं। सबसे नीचे वाली को बेजल लेयर बोलते हैं। देखो यहां पे आप देख सकते हो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, ये बेसिकली कहलाती है हॉर्नी लेयर, क्योंकि इसके ऊपर बाल होते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो स्ट्रेटम लूसिडम है और जो है बेटा ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, ये ग्रैनुलर लेयर कहलाती है। और जो स्पाइनोसम होती है बेटा, इसको प्रिकल लेयर बोलते हैं, प्रिकल लेयर, ठीक है। और ये होती है बेजल लेयर। तो आज अगर आ गया हॉर्नी का तो कल कोई और आ सकता है, तो आपने याद रखना है हर लेयर को। इसका आंसर बहरहाल बनेगा बीटा। फिर है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक पार्ट? देखो ये फिंगर लाइक पार्ट है, इनको कहा जाता है विलाई। इसका काम होता है खाना एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाई की शक्ल में ऐसे, देखो ये यूं ट्यूब यूं है ना, ये ऐसे विलाई की शक्ल में आ जाती है।
अंदर खून की नालियाँ होती हैं, और लिम्फेटिक वेसल की भी एक नाली होती है, ये दिखा रहे हैं ना, लैक्टियल लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक बेसिकली ये कैपिलरी होती है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में? ताकि इसका काम होता है खाना जज्ब करना, कि खुराक की नाली से खाना आपके ब्लड में चला जाए। ब्लड में जाने के लिए इस तरह उंगलियों की तरह ये स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते हैं, ये विलाई की शक्ल में क्यों बना रहे हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया। बहरहाल ये स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। विच आर द लार्ज बोन इन द लेग? लेग में 2 हड्डियां होती हैं बेटे, आपकी टांग में टीबिया होती है और फेबुला होती है। इसमें आप देख रहे हो कि टीबिया सबसे बड़ी हड्डी है, ये आपकी टांगों का सारा वजन उठाती है, तो आएगी टीबिया। दूसरी हड्डी का नाम है फेबुला। अल्ना, रेडियस और अल्ना ये आपके बाजू की हड्डियां होती हैं। स्टमक तो कोई हड्डी नहीं है भाई। हाउ मेनी फ्लेंजीज आर प्रेजेंट? फ्लेंजीज बोलते हैं उंगलियों को। देखो ये होती है कलाई, रिस्ट जिसको बोलते हैं रिस्ट यानी कार्पल बोन। ये होती है पाम यानी आपकी हथेली, और बाकी है फ्लेंजी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गई 14। तो 14 आपकी फ्लेंजीज होती हैं, यानी उंगलियों की हड्डियां, आपकी फिंगर्स बोन जिनको कहा जाता है। एक हाथ में ये 14 होती है, दूसरे हाथ में भी 14, इस तरह पाँव में भी 14 और दूसरे पाँव में भी 14, यूं यूं होती हैं। आंसर बनेगा बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेल वॉल? बेटा सिर्फ एक ही बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये इक्वल टू लार्जेस्ट वायरस होता है। एक और एमसीक्यूज बता रहा हूं, सबसे बड़े वायरस के बराबर होता है, और सबसे बड़ा वायरस होता है पोक्स वायरस। ये बात बताने का मकसद यह है कि आगे भी कोई बात आए तो आपको याद रहे। बाकी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, वो मैं पहले ही एमसीक्यूज में बता चुका हूं। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्ले इन एलर्जिक? बेटा एक रिएक्शन है, ये इम्यूनिटी के चैप्टर में से है, IgE इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड सेल मेडिएटेड? बेटा ये मैंने चारों टाइप्स लिख दिए हैं इसमें, कि इसको IgE मेडिएटेड बोलते हैं, इसको मेडिएटेड बाय एंटीबॉडी बोलते हैं, या सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, इसको मेडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और टाइप 4 को डिले टी सेल या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर बनेगा टाइप 4। यहाँ पे हमारा पेपर बेटे आधा हो गया, हाफ इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करवाऊंगा। ये डिस्कस करवाने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आपको वो पेपर का मतलब पेपर में 60 MCQs होते हैं, 60 MCQs में से अगर आप 60 के 60 ठीक कर लें तो आप पास हो जाते हैं। MCQs वाला पार्ट बहुत मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने इसको गौर करना है, ये आपको बड़ी मदद करने वाला है। इस पेपर को आप सेव कर लें, बार बार सुने पेपर आने से पहले, तो इंशाल्लाह ये पेपर आपको बड़ा हेल्प करेगा। आपका कोई फेलो ऑनलाइन क्लास के हवाले से दाखिला लेना चाहता हो तो बेटा मुझसे रब्ता कर सकता है, मेरा नंबर भी इसके अंदर लिखा हुआ है। और जो मुल्तान के करीब वाले इलाके हैं वो मुल्तान में भी दाखिला ले सकते हैं, और जो मुजफ्फरगढ़ के करीब वाले इलाके वाले हैं बेटा मुजफ्फरगढ़ में भी हमारा झंग मोड़ के ऊपर कैंपस है, रजिस्टर्ड है, 160 सीटें हैं, वहाँ पे भी दाखिला ले सकते हैं। दोनों ही में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।